करने की स्वतंत्रता है। आप यानी कि घूम सकते हैं। आप भारत से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है? अरे उल्टा काम नहीं करना। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान नहीं घुसना है। ऐसे बोलेंगे हमें ये अधिकार है, पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसा मुँह नहीं। पाकिस्तान नहीं जाना, आपको काम करना जम्मू कश्मीर से इधर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और कीजिए। पढ़ाने का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए आप रूम के अंदर है, ठीक है? आपको लग गया यार मुझे डिप्रेशन, आप मतलब कि बिल्कुल इतने डिप्रेशन के अंदर है जिसकी कोई हद नहीं है, और आपको लगे यार मैं अभी जिंदा नहीं रह सकता। आपने मतलब मान लिया फांसी होता है ना, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, और ऊपर पंखे के अंदर आपने खुद को अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है। और जैसे ही आपने सुसाइड किया है, लेकिन आप वहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, मरे नहीं हैं, और मुश्किल से बच गए, और रस्सी टूट गई, और जैसे ही आप नीचे गिरे तो क्या हो गए? बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुआ तो फिर क्या हुआ? वहाँ पर जस्ट पता चला, आपके जो आस पास वाले जो घरों को पता चला, वो वहाँ पर आ गए और पुलिस को बुला दिया, और पुलिस को क्या कर गई? आपको पकड़ के ले गई और जेल के अंदर डाल दी गई। तो आपके ऊपर वो किस प्रकार केस कर सकती हैं इस प्रकार कि इसने अपना आपको सुसाइड किया था, इसके प्राणों की रक्षा करने की हमें जिम्मेदारी है। ये जो मूल अधिकार कहता है कौन सा? 21 बात ये कहता है। नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, मूल अधिकार। मूल अधिकार होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, हमें इससे क्या मतलब है, और हमारे जीवन में किस प्रकार काम आते हैं, और कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग के अंदर है, इसके सारे के बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। पहली बात है, इनके जो शॉर्ट देखेंगे, जो शॉर्ट समझ में आ जाएगा हाँ कौन कौन से अनुच्छेद है। फिर जो आने वाली क्लास से बनेंगे उसके अंदर धीरे धीरे विस्तार से बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। लगभग एक एक अनुच्छेद का जो टॉपिक बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा। दो मतलब कि एक क्लास के अंदर 2 या 3 मुश्किल से अनुच्छेद हो पाएंगे। इस प्रकार लंबी मतलब डिटेल से विशेष जानकारी हम देखेंगे इसके अंदर। हाल फिलहाल आज जो देखेंगे हम, इसके जो नॉर्मल सी जानकारी है, जो संक्षिप्त जानकारी है, वो हम आज जानेंगे मूल अधिकार के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात है, जब जिस देश के अंदर मूल अधिकार होते हैं वहाँ लोकतंत्र होता है। एक बात से हम कह सकते हैं मूल अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, ये बात साबित होती है। यानी कि जहाँ मूल अधिकार ना होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनता के अधिकारों के बारे में बात करना, जनता के हितों के बारे में बात करना। ऐसा शासन जहाँ पर जनता के अनुकूल ही वो कार्य करता है, वहाँ पर वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। अब मूल अधिकार यदि नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो लोकतंत्र क्या लेगा? राजतंत्र का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? राजतंत्र का। अब साहब आप बोलेंगे सीधी सीधी हमें बात बताइए, मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होते हैं? हाँ, मूल अधिकार की परिभाषा अर्थ विशेष रूप से ये होती है। एक मानिए ये है राज्य, ठीक है? क्या है? राज्य। क्योंकि अब मैं बोलूँगा लेकिन आप कुछ समय बाद में भूल जाएंगे, है ना? अब यदि चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आप रियलिटी में समझाएंगे, हाँ यार क्या खतरनाक चीज़ है, शानदार समझ में आ गया। हमें बोलेंगे कि राज्य द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं, जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ जो काम आते हैं, उसके बिना वो व्यक्ति अधूरे, उसका जो विकास है वो अधूरा होता है। जिनके उस व्यक्ति के जीवन में यदि मूल अधिकार नहीं होते हैं तो उसका जीवन क्या है? अधूरा है, वो विकास नहीं कर पाता है। और यदि उसके मूल अधिकार नहीं होगा, राज्य हस्तक्षेप करेगा, और मूल अधिकार होगा, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इस करके परिभाषा है। लेकिन विस्तार से हम जो हमें पॉइंट बनते हैं ना, जो हम चित्र के माध्यम से बताएंगे तो ठीक रहेगा। ये तो होगी शॉर्ट परिभाषा। चित्र के माध्यम से ये होता है, ये है राज्य, ठीक है, और ये हो गए व्यक्ति। आई बात समझ? अब ये राज्य क्या करेगा? व्यक्ति को अधिकार देगा। राज्य का बोला, राज्य बोलेगा ले भाई तेरे को क्या देते हैं? अधिकार देते हैं। व्यक्ति को मिल गया अधिकार। अब व्यक्ति को अधिकार ये किसने दिया? राज्य ने दिया। लेकिन राज्य क्या करेगा? इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फिर जब राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा मूल अधिकार से, व्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा। व्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा। बिना मूल अधिकार के व्यक्ति का विकास नहीं होता है, ये संभव नहीं है। जब तक मूल अधिकार नहीं होगा तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस प्रकार की जो बातें हैं, राज्य द्वारा व्यक्ति को मूल अधिकार दिया जाते हैं और राज्य उस मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और मूल अधिकारों से ही व्यक्ति के जीवन का विकास होता है। और जब मूल अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति के जीवन का विकास नहीं होगा। ये अपनी शॉर्ट रूप से परिभाषा इसकी है। आप समझ में आ गए होगी मूल अधिकार के कितना महत्व है।
और एक बात इसके अंदर और जोड़ सकते हैं, मूल अधिकार वो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम मूल अधिकार के जो विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल से जानकारी देखते हैं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ये है जो मूल अधिकार है वो संविधान के अंदर लिखित है। किसमें? संविधान, संविधान में वर्णित है। ठीक है, पहली बात विशेषता आ है। सब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि मूल अधिकार है उसके संबंध में कार्यपालिका और विधानमंडल है ना, दोनों ही इसके अंदर क्या है अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अंदर मूल अधिकार के अंदर कार्यपालिका का मूल मतलब कि कार्यपालिका का जो विधायिका होती है ना उसके अंदर अपना प्रभुत्व होता है, उसके बावजूद भी वो मतलब कि जो मूल अधिकार उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसका मतलब कि विनाश नहीं कर सकता। कौन? मतलब कि कार्यपालिका। ये सबसे बड़ी विशेषता है, कार्यपालिका कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होने के बावजूद भी वह मूल अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात है, ये भी बात समझ आ गई। फिर आगे क्या है? मूल अधिकार की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं ये है कि मूल अधिकार के अंदर नॉर्मल से संशोधन नहीं हो सकती है ना, आराम से मूल अधिकार के अंदर संशोधन नहीं हो सकता। मूल अधिकार का संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पेश किया जाता है, पास किया जाता है, तब जाके मूल अधिकार में संशोधन होता है। ये सबसे बड़ी हमारी बड़ी विशेषता है, इसके आराम से संशोधन नहीं किया जा सकता। ये नॉर्मल से इसकी विशेषताएं हमको जाननी चाहिए। अब इसके बाद में आती हैं मूल अधिकार हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है आरएस लेवल के, जो यूपीएससी के लेवल का जो मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर ऐसे पूछ सकते हैं कि मूल अधिकार हमारे जीवन के अंदर क्यों आवश्यकता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, जब मूल अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति ये समझ नहीं पाएगा कि मैं लोकतंत्र के अंदर हो या मैं राजतंत्र के अंदर हो। उसका जो लोकतंत्र है वो राजतंत्र का रूप ले लेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात ये है कि मूल अधिकार नहीं होगा तो जो धर्मांती लोग हैं, जो जो धर्म को मानने वाले हैं, वो अलग तंत्र जो धर्म होते हैं, जो नॉर्मल से छोटे धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म को वहाँ पर अत्याचार करेंगे। ठीक है, फिर तीसरी बात ये है कि मूल अधिकार नहीं होंगे तो क्या होगा? जो छोटे पिछड़े वर्ग के लोग हैं है ना, जो उच्च वंशीय लोग हैं, आप भी काफ़ी समय तो देखे थे आप, जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले किस प्रकार स्थिति थी, वो सेम की सेम स्थिति ये हो सकती है यदि मूल अधिकार नहीं होते तो। चाहे कितना भी लोकतंत्र मौजूद होता हो जाता, लेकिन वो राजतंत्र का रूप ही रहता पहले का, जैसे ही पहला राजाओं का राज था ना उसी प्रकार ये रहता था, लेकिन मूल अधिकार होने की वजह से ये ऐसा नहीं हो पाया। अब बात हमें क्या कर रही थी, जो जो उच्च वंशीय लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, जो दलित वगैरह होते हैं, उन पर अत्याचार करेंगे यदि मूल अधिकार नहीं होगा तो। फिर 4 नंबर बात यह है कि जब मूल अधिकार होगा तो व्यक्ति के संबंध में किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। तो वह एक बात मानते हैं, ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति को पता है कि बी व्यक्ति को मूल अधिकार विशेष रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या सोचेगा, ये भी मेरे बराबर समान है। क्या है? ये भी मेरे बराबर समान है, तो दोनों ये समान होगा तब अपने आप क्या होगा? विकास होगा। समझ में आ रही है बात? ये बात है 5 नंबर ये कारण था, है ना। मूल अधिकार होने की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में अपने आप को ये खुशी जाहिर करता है, उनको पता होता है कि इसको विशेष अधिकार नहीं दिया गया, ताकि दोनों अपने विकास के क्षेत्र में बराबर काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ी समस्या होती हैं जो विधायक जो कार्यपालिका होता है, उसका जो संसद होती है इसके अंदर उसका बहुमत होता है, यदि मतलब कि मूल अधिकार नहीं होगा तो कार्यपालिका क्या करेगी, अपना इच्छा अनुसार
संविधान में परिवर्तन कर सकते, संशोधन करके, और जो अधिकार होते हैं जनता के हित में जो काम करने वाले होते हैं उनके विरोध में वो काम कर सकती हैं। इस प्रकार आप मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसके आगे हम देखते हैं मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, कौन से भाग है और कितने कितने बारे में बात की गई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं। फिर आने वाले क्लास के अंदर हम देखेंगे जो लंबी बनेगी ना, उसके अंदर विशेष एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करना करेंगे, ध्यान रखना। जो हमारा मूल अधिकार है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, मूल अधिकार आप भूलेंगे नहीं, आपको किस प्रकार मतलब कि याद हुआ है ना, कभी नहीं भूलेंगे। या मैं कैसे भूल गया, ये संभव ही नहीं है। हम जो पता है वो चीज़ क्लियर होती है। हम मूल अधिकार है कहाँ, देखिए संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात की गई, बात की गई। आई बात समझ में? ठीक है। अब अनुच्छेद कौन से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। अब देखिए 12 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर यह बात की गई है जो परियोजना के लिए है ना, जो नियोजन होते हैं। अनुच्छेद 12 के अंदर जो नियोजन परियोजनों के लिए तो राज्य की जो परिभाषा होती है, परियोजना का मतलब होता है जिसके जो अनुच्छेद, इतने अनुच्छेद है, इनके बारे में जो परिभाषा होती है राज्य के क्षेत्र में है, उस परिभाषा के बारे में जो वर्णन किया गया वो किसके अंदर किया गया? अनुच्छेद 12 के अंदर किया गया है। यानी जो मूल अधिकार होते हैं उसके संबंध में, जो राज्य मूल अधिकार होता है उसके संबंध में जो परियोजना के लिए जो राज्य की जो परिभाषा है उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 के अंदर। 13 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंदर बात ये बोली गई है कि संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद में, मतलब देखिए हमारा संविधान कब लागू होता? 26 जनवरी, ये तो सबको पता है, 1950। यह बीच का रास्ता, यह बीच की डेट। अब इससे पहले 1949, 48, 47, 46, 45 है ना, 44, 43, 40, 41, 42 जो भी सिस्टम था है ना, उसके सारे के अंदर जो पिछले गत वर्षों में जो मूल अधिकार थे, यदि उसके अंदर अच्छा हैं, वो जनता के हित के अंदर है, वो जनता के एक योग्य बनाने के लिए हैं, वो जनता के विकास के लिए काम कर सकते हैं, तो वे सभी अधिकार संविधान के अंदर समाहित होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 113 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 13 ये बात कहता है। फिर साहब ये कहता है अनुच्छेद संविधान लागू होने के बाद में जितने भी अनुच्छेद हैं वो जनता के, यदि वो हित में हैं, जनता के विकास के लिए हैं, और जनता के एक मतलब माइंड होता है उसको एक प्रगति करने के लिए काम आते हैं, तो वो अनुच्छेद क्या वो मूल अधिकार के हैं, लागू रहेंगे, है ना। इसके पहले के ऐसे भी मूल अधिकार है, ये भी लागू रहेंगे यदि वो जनता के हित में है, और ये मूल अधिकार जो बाद के अंदर जो लागू होते हैं वो जनता के हित में है, तो वो मूल अधिकार भी क्या होंगे? लागू होंगे। आई बात समझ में? ठीक है साहब, ये आपकी ये बात करता है अनुच्छेद 13। अब 14 से अनुच्छेद क्या होगा? शुरू होंगे मूल अधिकार के विशेष एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, यानी कि 14 से लेकर 32 तक, है ना, 14 से 32 तक। वो बीच में एक अनुच्छेद है 31, वो क्या है? हटाया गया है ना। अब विशेष रूप से मूल अधिकारों को 7 भागों में बांटा जाता है, लेकिन जो मूल संविधान है उसके अंदर जो हमारा जो मूल अधिकार है, वो संविधान जो मूल संविधान होता था ना, उसके अंदर हमारा जो मूल संविधान है उसके अंदर जो मूल अधिकार है वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार है वो 6 हैं। एक मूल अधिकार है क्या, वो क्या कर दिया? हटाया गया। वो जो उस मूल अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार, वो कब हटाया गया? वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर उसको हटाया गया। 2 तरह के अधिकार थे संपत्ति का अधिकार। एक तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंदर था, और एक संपत्ति का एक संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार, वो अनुच्छेद 31 के अंदर था, और एक संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो
1907 के अंदर था। किसके? 1907 के अंदर था। ठीक है, ये बात थी। अब इसके बारे में विशेष जानकारी देखते हैं। अब वैसे मूल अधिकार को 6 भागों में 7 भागों में बांटा जाता है। संपत्ति का अधिकार हटा देते हैं, फिर 6 हैं। 6 कौन से हैं? समता का अधिकार, 1 नंबर बात याद रखना। पहला कौन सा? समता का अधिकार। फिर दूसरा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 4 नंबर कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 5 नंबर कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और 6 नंबर कौन सा है? संवैधानिक प्रावधान का अधिकार। ठीक है, और जो 7 नंबर था वो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको हटा दिया गया। ठीक है ना, वो अंतिम था, उसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। और संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक प्रावधान है उसका अधिकार है ना, ये 6 हैं। 6 का 6 उसके बारे में बात करेंगे। अब 6 के अंदर मेन विशेष क्या उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद मतलब कि पहला है स्वतंत्रता का, समता का अधिकार। कौन सा? समता का अधिकार। अब समता के अधिकार के अंदर क्या है? कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर भैया ये चीज है 14, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये बात कहता है कि विधि के समक्ष समान। क्या है? विधि के समक्ष क्या समान है? मतलब सरकार द्वारा जो भी विधि बनी जाती है, जो भी कानून बनाया जाए, जो भी नियम होंगे, उसके प्रति सब क्या होगा? बराबर होगा, एक बराबर समान होगा। मतलब जी देखिए, एक राज्य के अंदर 50 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 50 व्यक्ति है। और वह क्या है? राज्य है। अब राज्य जब भी कानून लागू करेगा, क्या करेगा? राज्य जब भी कानून लागू करेगा तो ये जो कानून है वो 50 व्यक्तियों पर बराबर लागू होगा। ऐसी बात ये नहीं है कि 25 व्यक्तियों पर जो कानून है वो कम लागू हुआ और 25 व्यक्तियों पर कानून ज़्यादा लागू हुआ, ये बात कतई भी नहीं चलेगी। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? ये अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। फिर दूसरी परिभाषा में देखा जाए विधियों का समान संरक्षण। क्या कहेंगे? विधियों का समान संरक्षण बताते हैं। विधि के समक्ष समान। ठीक है, फिर दूसरी भाषा में देखा जाए या विधियों का समान संरक्षण। बात समझ में आ रही है? अभी तक बात आपको समझ में नहीं आई। कारण विधि के समक्ष समान, यानी कि विधि बनाई जाती है, जो भी अध्यादेश मतलब कि अधिवेशन पास किया जाता है ना, जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून सबके ऊपर बराबर लागू होगा। यानी कि जो जीएसटी लागू होती है वर्तमान में वो सभी के ऊपर लागू होता है। यानी कि जो अशोक गहलोत द्वारा जो हाल ही में जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, क्या चल रहा है? महंगाई राहत कैंप चल रहा है। हाल ही में अशोक गहलोत द्वारा महंगाई राहत कैंप चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है? ये जो महंगाई राहत कैंप है वो सभी व्यक्तियों पर बराबर लागू होता है। यानी ये क्या है? विधि के समक्ष समान है, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के अंदर ये बात कही गई है। अब तो समझ में आ गया। ये हमारा जो नई हाल ही के अंदर जो घटनाएं घटी है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। फिर आगे क्या है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश यहाँ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब साहब क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई किसी धर्म का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कोई किसी जाति का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, मतलब कि चाहे नपुंसकलिंग हो, यानी कि जो केंद्र हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वो कहीं कौन सा भी जन्म मतलब कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर जन्म हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है जन्म स्थान से, है ना। ये बात है। धर्म, लिंग और मूल वंश, है ना, उसको मूल वंश कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
जन्म स्थान से हमें कुछ मतलब नहीं है। ये जो 5 बातें हैं, इन आधार पर ये बात साबित होती हैं कि सरकार द्वारा जो कोई भी मतलब कि कानून नियम लागू करेंगे, इन 5 आधार पर सब दोनों को क्या, सबको क्या है, बराबर अधिकार मिलेगा। सॉरी ऐसे नहीं, मतलब कि इन जो सारे होते हैं इन्हीं के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या, भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, लिंग, वंश, मूल वंश करते हैं ना, मूल वंश, धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, मैंने गलत बता देता हूँ। क्या, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात करता है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 ये बात करता है कि लोक नियोजन के अंदर सबको समान अधिकार। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में समान, यानी कि आप जो सरकारी नौकरियां पाते हैं ना, जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सरकारी जब नौकरी में लगेगा तो सबको बरोबर जो नियम कानून वगैरह आपके साथ ऊपर लागू होगा। आप मतलब कि ये आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तो इस योग्यता के आधार पर कांस्टेबल का फॉर्म लगा सकते हैं और एसआई का लगा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस लेवल, किसी भी तरह के फॉर्म के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं और वहाँ पर आप ज्वाइनिंग एग्जाम देकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको सबके ऊपर बराबर ये मतलब कि कानून लागू होता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? अनुच्छेद 16 के अंदर की गई है, लोक नियोजित के संबंध में समान। अब अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 है ना, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन का जैसे था, उन्मूलन मतलब अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। यदि आप किसी की होटल के अंदर जाते हैं, कोई भी होटल के अंदर जाते हैं, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जो कटिंग की दुकान होती है वहाँ पर जो शेविंग कराने, कटिंग कराने के लिए जाएंगे तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि भेदभाव करते हैं तो अनुच्छेद 17 के माध्यम से उसके ऊपर केस कार्रवाई हो सकती है। आई बात समझ में? अस्पृश्यता का उन्मूलन, हमारे संविधान के अंदर ये मूल अधिकार दिया गया है कि आपके साथ इस प्रकार के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता के अंदर यानी जो छुआछूत होती हैं, एक दूसरे को टच करना, ये जो छुआछूत की जो प्रक्रिया है ना, वो सारी की सारी खत्म की जाती है अनुच्छेद 17 के माध्यम से। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधि, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से कोई उपाधि दी गई है ना, उसका अंत होता है ना। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर, जो विशेष रूप से जो उपाधि वगैरह दी जाती हैं उसका क्या होता है? अंत होता है। अब उपाधियों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की उपाधि हो गए, जैसे अभी गोल्ड मेडल दिया जाता है, ये अब उनके पास रखते थे, उनके ऊपर ये इस प्रकार के कानून लागू नहीं होता, लेकिन उपाधियां में अंतर होता है। वो उपाधि अलग होती हैं, ये उपाधि अलग होती हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले जो कल से बनेंगे उसके अंदर विशेष रूप से चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। अभी क्योंकि शॉर्ट बता रहे हैं ना, इसके लिए किसी एक अनुच्छेद पर विशेष रूप से चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे देखते उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। साहब ये बात समझ में आ गई? उपाधि का अंत इस प्रकार किया जाता है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता। 26 जनवरी 1950 के बाद में पहले जितने की उनको उपाधि दी गई थी वो सारी की सारी खत्म की जा सकती हैं, ठीक है ना। आई बात समझ लें साहब, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो समता का अधिकार था ना, वो ये इसके अंदर इतने अनुच्छेद है। अब आगे वो स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार 2 है ना, मूल अधिकार 2, जिसके अंदर स्वतंत्रता
का अधिकार। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सब इसका मतलब क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी बोल सकते हैं, आप कहीं भी मतलब कि बोल सकते हैं, आपके उस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सरकार का विरोध, यानी कि सरकार की जो गलतियां होती है आप उसको दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, समाचार के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की केस कार्रवाई नहीं होगी। आई बात समझने? अनुच्छेद 19 ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब क्या अभिव्यक्ति के अंदर भी कुछ हैं और हैं स्वतंत्रता? क्या है? अभिव्यक्ति के अंदर मूल संविधान के अंदर 7 स्वतंत्रता थी, अब कितनी रह गई? अब 6 रह गई थी। मूल अधिकार का एक और थी, संपत्ति का अधिकार, वो जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर हटा दी गई। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब कि 44वें संविधान मतलब मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार को हटा दिया गया था? 2। एक तो संपत्ति अधिकार, 2 तरह के संपत्ति का अधिकार थे, एक तो विशेष संपत्ति का अधिकार था और एक स्वतंत्रता के संबंधित जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। आई बात समझ में? अब इसके अंदर पहला 19 अधिकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंदर जो 6 हैं उसके अंदर जो पहली है वो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब 19 के अंदर भी क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप पहली बात है आप भाषण तो बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, हम यहाँ पर एकता होंगे, हम ये काम करेंगे। तो आप सरकार के विरोध भी कर सकते हैं, यानी कि आप, ये आपको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, आप भाषण दे सकते हैं, स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। फिर साबित हो गई। फिर दूसरी बात, आप सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, जगह जगह पर सम्मेलन ऐसे बना सकते हैं कि हम सम्मेलन कर रहे हैं, इस प्रकार से हम आगे से प्रगति करेंगे, काम करेंगे। ठीक है साहब, ये भी स्वतंत्रता है। ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 2 के माध्यम से ये बात बोली गई है। ठीक है साहब, ये समझ में आ गई। फिर 19(3) के अंदर क्या बात है? 19(3) के अंदर ये बात की गई है, सॉरी क ख ग के अंदर ये बात की गई है कि भाई संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, है ना, सरकारी रूप से आप काम कर सकते हैं, आपको ऊपर रोक नहीं होगी। ठीक है, अब आप संघ संगठन बना दे, लेकिन आप कहीं घूमेंगे ना, फिर आप कर सकते हैं अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता है। आप यानी कि घूम सकते हैं, आप भारत से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है, अरे उल्टा काम नहीं करना, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान नहीं घुसना है। ऐसे बोलेंगे हमें ये अधिकार है पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसा मुँह नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना, आपको काम करना जम्मू कश्मीर से इधर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, वापस यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ से केरल के बाद में गुजरात, राजस्थान, इसके चारों देशों के अंदर, पंजाब, हरियाणा, इस चारों देशों के अंदर आप घूम सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है ना? इस प्रकार आप घूम सकते हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद ये क ग कहता है ना, ग वो ग से गड़ी वाला ग कहता है। क्या कहता है? आप बात से घूम सकते हैं। पहली की बात की थी अभिव्यक्ति, हम भाषण देने की स्वतंत्रता है। फिर आप सम्मेलन कर सकते हैं, फिर आप संगठन बना सकते हैं, और क ख ग और ग से गड़ी वाला क्या कर सकता है? अब बात उसे संचरण कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हड़े क्या कहता है? हड़े बात यह कहता है आप मतलब कि अबाध रूप से मतलब कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। आप कहीं पर भी घूमें, आपको कहीं जगह दा आ गई, आपने बोले साहब मेरे को जम्मू कश्मीर बहुत प्रसिद्ध है, मैं जम्मू कश्मीर के अंदर ही रहूँगा, तो आपका ये मूल अधिकार है। पहले नहीं था, अब है। आई बात समझे? पहले नहीं था, अब है। आप वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप रह सकते हैं, या आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर साहब क्या है? फिर बात ये है आप तो वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन फिर आप है ना व्यापार भी वहाँ कर सकते हैं। भाई वहाँ पर रहेंगे, खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए चाहिए था, व्यापार तो करेंगे। अब मैं वहाँ पर रह रहा तो मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे खुद ही रोजगार करना पड़ेगा, मुझे कुछ वहाँ पर होटल खोलनी पड़ेगी, तो मैं वहाँ पर खोल सकता हूँ, मुझे स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद हड़े ये बात बोलता है। प्रचा के बोलता है, च बात ये बोलता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, है ना। हड़े कहता है आप वहाँ पर रह सकते हैं, और च कहता आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन छ में एक बात थी, संपत्ति का अधिकार, यानी आप वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन संपत्ति, मान लीजिए वहाँ पर आपकी संपत्ति है ना, आप जहाँ पर मान लीजिए एक होटल बने ना होटल, अब सरकार को लगा है कि हमारे ये बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर हमको बनाना क्या पड़ेगा? सड़क बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? और सड़क। और जब ये सड़क यहाँ से घूम कर ऐसी जाती हैं, तो हो सकता है ये इस प्रकार जाती हैं तो हमको यहाँ पर घूम कर ना जाना पड़े,
और लद्दाख के आसपास या जो पीओके के आसपास क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर एक सीधी सड़क पड़ती है। यहाँ पर हमें क्या बनानी है, सीधी सड़क बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम है, इसका क्या उद्योग धंधा है ना, उद्योग खोला हुआ है वहाँ पर, मतलब कि अपना जो व्यापार के मतलब होटल वगैरह है, जो भी उद्योग से संबंधित काम कर रहा है, तो ये सरकार क्या करेगी, अब ये बोलेगा मुझे मूल अधिकार, ये अधिकार देता है कि मैं संपत्ति रख सकता हूँ, मुझे सरकार इसमें कुछ प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तब सरकार को लगा 1978 के अंदर इस प्रकार के अधिकार हटाना चाहिए, तब जाके ये अधिकार हटाया गया था, संपत्ति का अधिकार। एक तो संपत्ति का अधिकार दो प्रकार के थे, एक तो वो संपत्ति का अधिकार था, एक ये संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था, आप कहीं दूसरे जगह ला रहकर और आप मतलब कि जमीन खरीदते हैं, वो होता है संपत्ति का अधिकार, है ना। 19 के अंदर एक संपत्ति का अधिकार वो होता है जो आपको खुद का अधिकार था, आपके गांव के अंदर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी किसी प्रकार की सरकारी सड़क बनती है, कुछ भी होटल वगैरह, कुछ सरकार अपने डिपेंड पर कुछ नियम बनाती है, कुछ चीज़ें, तो आपको संपत्ति का वो अपने छीन सकती हैं। यदि आप जिस जगह पर रह रहे हैं को सरकार को लगता है यहाँ पर पेट्रोल निकलेगा, यानी वो संपत्ति का अनुच्छेद 31 के अंदर सरकार को लगता है हाँ यहाँ पर पेट्रोल निकल सकता है, सरकार अपने इच्छा अनुसार वो संपत्ति ग्रहण कर सकती है। लेकिन 1978 से पहले ये संभव नहीं था, वो उसकी खुद की संपत्ति थी, मूल अधिकार था, इसलिए उसको बाद में हटाना पड़ा। सब यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो देखते हैं, ये बात थी हमारे यहाँ पर 19 पूरी कंप्लीट। अब 20 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधों के संबंध में, क्या, अपराधों के लिए दोषिंदी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 ये कहता है, आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधों के लिए दोषिंदी के संबंध में संरक्षण। यानी आप किसी ने आपने अपराध किया है तो उसके संबंध में आप दोषिंदी और दोष हैं या दोषी हैं या नहीं है, इसके संबंध में आप पुलिस से आप पूछ सकते हैं। अपराधों के लिए दोषिंदी के संबंध में संरक्षण ये कहता है अनुच्छेद 20 बात ये कहता है। अब सब 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप अपनी प्राण की रक्षा कीजिए। प्राण का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आप रूम के अंदर है, ठीक है, आपको लग गया यार मुझे डिप्रेशन, आप मतलब कि बिल्कुल इतने डिप्रेशन के अंदर है जिसकी कोई हद नहीं है, और आपको लगे यार मैं अभी जिंदा नहीं रह सकता, आपने मतलब मान लिया फांसी होता है ना, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, और ऊपर पंखे के अंदर आपने खुद को अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है, और जैसे ही आपने सुसाइड किया है लेकिन आप वहाँ पर ख़त्म नहीं हुए, मरे नहीं हैं, और मुश्किल से बच गए और रस्सी टूट गई, और जैसे ही आप नीचे गिरे तो क्या हो गए, बेहोश हो गए। क्या हो गए, बेहोश हो गए। और जब बेहोश हुआ तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर जस्ट पता चला, आपके जो आस पास वाले जो घरों को पता चला, वो वहाँ पर आ गए और पुलिस को बुला दिया, और पुलिस को क्या कर गई, आपको पकड़ के ले गई और जेल के अंदर डाल दी गई। तो आपके ऊपर वो किस प्रकार केस कर सकती हैं, इस प्रकार कि इसने अपना आपको सुसाइड किया था, इसके प्राणों की रक्षा करने की हमें जिम्मेदारी है। ये जो मूल अधिकार कहता है कौन सा, 21 बात ये कहता है, साहब ये भी मंजूर है। फिर क्या कहता है, 21 जो हमारा दैहिक स्वतंत्रता, यदि आपको जो पासवर्ड वगैरह है ना, मोबाइल के अंदर पासवर्ड वगैरह रखते हैं, और जैसे आप कोई भी लड़की है ना, आप जो अब मतलब कि पत्नी है ना, कोई स्त्री है, और वो अपने पुरुष से कोई भी चीज़ छुपाती है, विशेष छुपाती है अपना, अब मोबाइल तो बहुत सारे हो गए, दो मोबाइल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब वो मोबाइल के अंदर क्या होता है, वो अपने विशेष बात है, जरूरी नहीं है उसको बताए, यदि वो उसका पति ये मानता है मुझे विशेष रूप से मुझे ये चीज़ बतानी है, आप बताना पड़ेगा आपको, है ना, आपको पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपने उनका जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जा सकती हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है, बहुत डिटेल चीज़ है, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, आगे देखते हैं भैया। आगे बात ये होती है इसके संबंध में, है ना, किसके संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में, जो है हमारे 21 हो गया। अब 21 क क्या कहता है, 21 क बात ये कहता है कि शिक्षा दिलाने का आपको अधिकार है, मतलब कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक मूल शिक्षा, है ना, आपको जो शिक्षा होता है प्राथमिक शिक्षा है वो दिलाने का अधिकार है। क्लियर ना, अनुच्छेद 21 क के माध्यम से। 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण, निरोध से संरक्षण, मतलब अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 यह कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसके अंदर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर निरोध से संरक्षण। समझ आ गई, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत बात नहीं, आगे हम विषय से बात करेंगे तब देख लेंगे, एक एक अनुच्छेद के अंदर पूरी की पूरी डिटेल निकालेंगे, और इतनी कोशिशें निकालेंगे जिसने आप मतलब कि कभी सोचा ही नहीं है कि यार कैसे इतने मतलब कि डिटेल जो मतलब कि कठिन रूप से इन्होंने निकाली है, वो सोच समझ के अंदाजा नहीं लगा। अब मतलब कि विशेष थोड़ी बहुत बातें बता रही, ठीक है ना। इसमें कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, है ना, क्या है, निरोध से संरक्षण, ये कहता है 22। अब ये हो गए हमारे, क्या हो गए इतने तक मूल
स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। अब आएगा वो आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर क्या आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना? अब ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बात ये साबित होती है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर कि आपके साथ कोई शोषण करता है, यानी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 यह कहता है कि मानव का आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते। आपने किसी आपके व्यक्ति घर पर रहता है या फिर कोई आपके व्यापार, मतलब कि कोई आपके घर पे काम करता है, आप आपको बेच नहीं कर सकते। पहले हम जैसे दासों वगैरह को बेच देते हैं ना, दासियों को, उस पर आपको लगता है कि उसको मैं बेच दूँ, तो ये संभव नहीं है, तो बहुत बड़ा केस बनेगा, आपको ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 23 के माध्यम से आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। फिर बलात्श्रम, यानी कि आप बच्चों से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ऐसा नहीं आपको लगा और उससे आप काम करवा दिया बच्चे से, ऐसा नहीं है। ये मतलब कि अनुच्छेद 23 के माध्यम से आपके ऊपर केस कार्रवाई हो सकती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। फिर बेगार पड़ता, यानी कि आपको लगता है कि अरे तू मेरे काम कर रहे, मैं तेरे को खाना खिला दूंगा, मेरे काम कर दे। सारा दिन काम कराएंगे और शाम को सुबह को खाना खिला देंगे और शाम को एक जो ढोला मारू तो वो दे देंगे, ले चल तू ले जा मज़ा कर, वो इससे मज़ा खुश हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। उसको बेफालतू के रूप में काम नहीं करा सकते। उनको शाम को जो ऐसे खर्चा होता है ना 150 रुपये से ढोला मार को दारू करने जैसे, क्योंकि वो दारू पिएगा घर पर वो नुकसान करेगा, यानी कि जब वो नुकसान करेगा उसके पत्नी जो उसकी पत्नी वगैरह होती है वो उनसे परेशान होगी। इस प्रकार आप इसका बेकार मतलब काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 के माध्यम से आपको पेमेंट पूरा का पूरा पेश करना होगा, है ना, केस देना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये मंजूर है। अब ये हो गया अनुच्छेद 23 के माध्यम से। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 ये कहता है कारखानों के अंदर, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं आदि, उसके अंदर जो मतलब कि बच्चे वगैरह होते हैं उनको आप काम नहीं करवा सकते। कारखानों आदि के अंदर काम करवाने का निषेध ये प्रतिषेध करता है। कारखाना आदि के अंदर आप काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद कौन सा कहता है? 24 ये बात कहता है। ठीक है साहब, हमें ये मंजूर है। अब क्या कहते हैं? अब जो आगे आता है वो 4 नंबर आता है। ये 3 नंबर को शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। 4 नंबर क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आपको स्वतंत्र है, आप इच्छा चाहिए वैसा धर्म को आप पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसके अंदर डिटेल से जानकारी देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 ये कहते हैं। 25 क्या कहते हैं? अंत्यकरण की स्वतंत्रता, यानी कि भी आप जिस प्रकार अंत माना नहीं उन चीज ने धर्म ने माना, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिषेध नहीं है, रोक नहीं लगाई जाती है। अंत्यकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आपको लगा मेरे को इस्लाम धर्म अच्छा लगता है, तो आप इस्लाम धर्म का आचरण कर सकते हैं। अंत करेंगे आपको अंत क्या बोलता है, जो दिल है ना वो क्या बोलता है, दिल किस प्रकार कौन सा मतलब कि कौन सा धर्म मानता है उसके अंदर से आप धर्म मान सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया अंतकरण की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं और उसका आचरण कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। साहब ये हम समझ में आ गया कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 के अंदर ये बात बोली गई है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 यह कहता है आप किसी भी धर्म मतलब धर्म होता है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कार्यों का क्या कर सकते हैं? प्रबंध कर सकते हैं। आपको लगता है मेरे लिए ये धर्म अच्छा है, तो उसके लिए आप मंदिर मस्जिद वगैरह बना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको ये स्वतंत्रता है कि आपको लगता है मेरे को मंदिर मस्जिद बनानी है, तो उसको आप क्या है? स्वतंत्रता है, आप उसके का धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के माध्यम से। अब अनुच्छेद 36 क्या कहता है? 27 है ना। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि आपको लगता है धार्मिक की अभिवृद्धि होनी है ना, आपको लगता है मेरा धर्म है इसकी अभिवृद्धि करनी है, तो आपको जो कर वगैरह लेते थे वो कर वगैरह माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 27 के माध्यम से। साहब ये भी मंजूर है हमें। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक जो होते हैं संस्थान, उसके अंदर आपको धर्म के क्षेत्र में शिक्षा दी जा सकती है। क्या दी सकते हैं? धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपको क्या दी जा सकती है? शिक्षा दी जा सकती है ना। इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी हो गई है। अब इसके जो आगे की बात होती है उसके अंदर एक विशेष और बात जोड़ी गई है के अंदर, मतलब कि धार्मिक उपासना है ना, धार्मिक जो उपासना वगैरह होती है आप उपस्थित हो सकते हैं। मतलब क्या आता है?
कोई भी धार्मिक उपासना कर रहे हैं ना, जो व्रत वगैरह रख रहे हैं और कोई भी मंदिर के अंदर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 ये आपको अधिकार देता है। अब साहब 29 क्या कहता है? अब 29 के अंदर एक और आ जाता है 5 नंबर। क्या आता है? 5 नंबर, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। साहब ये क्या है? संस्कृति क्या है? लड़ी संस्कृति पता है ना, भाषा, लिपि, संस्कृति, इन तीनों की सुरक्षा का अधिकार है। आप भाषा अपना सकते हैं, लिपि अपना सकते हैं, संस्कृति आ सकता है, मतलब कि भाषा, लिपि, संस्कृति तीनों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप इनका जो मतलब कि सुरक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 29 ये बात आपको बोलता है। ठीक है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धार्मिक संस्थानों, है ना, जो धार्मिक संस्थान वगैरह होते हैं उसके अंदर आप शिक्षा ही दे सकते हैं। मतलब वो धार्मिक अलग था, अनुच्छेद 28 अलग था, ये अलग है। उसी धार्मिकता और इसके अंदर कुछ अपनी संस्कृति शिक्षा से संबंधित बात की गई है कि आप धार्मिक जो संस्थान होती है उसके अंदर आप शिक्षा दे सकते हैं। फिर क्या है? फिर यह है कि जो प्रशासन के बारे में, जो प्रशासन होता है ना उनके लिए, है ना, प्रशासन के लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उनका अधिकार। क्या है? प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? धार्मिक संस्थानों में शिक्षा का अधिकार। ठीक है। वह प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ठीक है। ये बात आपको आती है समझ में, आगे समझ में। अब ये 30, अब 31 था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, जिसको कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 को। कौन सा संविधान को? 31वां संविधान संपत्ति का अधिकार, और एक वो संपत्ति का अधिकार था 19 था संपत्ति का अधिकार, और एक ये था संपत्ति का अधिकार। दोनों संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या है? अनुच्छेद 32। अब 5 हो गई। अब 6 में क्या है? संवैधानिक संशोधन का अधिकार। अब 6 होता है वो संपत्ति का अधिकार है ना, वो इसके 6 हो गया। अब 7 नंबर है, 7 वो 6 हट गया तो फिर वापस 6 ही जाएगा, है ना, संपत्ति का अधिकार वो हट गया। अब इसके जगह हम 6 कौन सा लेते हैं? संवैधानिक संसाधनों का, संवैधानिक प्राप्ति का अधिकार। जो संवैधानिक प्राप्ति होता है ना उसका अधिकार, है ना, प्राप्ति का अधिकार। अब इसके अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर विशेष रूप से बातें जो उपचार वगैरह होते हैं उनका अधिकार, है ना। अब ये कहाँ से लिखे हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार 6 के अंदर। अब 6 के अंदर अनुच्छेद 32 क्या कहता है? यही मतलब कि इनकी जो विशेष रूप से डिटेल है वो बात करता है संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब सब इसका क्या है? मतलब ये है कि आपको जो जितने भी पहले अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद? 14 से लेकर 31 तक थे। 31 से मतलब कि 30 तक थे, है ना। इसके अंदर क्या बात थी कि आपके जो ये अधिकार है, यदि आप इस अधिकार का किसी का उल्लंघन होता है ना, मान लीजिए अनुच्छेद 15 के माध्यम से मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है,
तो आप मतलब कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और वहाँ पर जाएंगे तो आपको मतलब कि याचिका मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे साहब हमारे साथ ये अन्याय हो रहा था, तो फिर वो अपनी 5 याचिका जारी करेंगे। 5 याचिका मतलब एक याचिका जारी करेंगे जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, मतलब कि उसके माध्यम से जो संरक्षण है वो सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 33 अनुच्छेद 33 यह कहते हैं जो मतलब कि सेना हो गई है ना, पुलिस हो गई और सुरक्षा अधिकारी हो गए है ना, जो सूचना अधिकारी हो गई, इनके जो मतलब कि अधिकार होते हैं उनको जिस प्रकार सीमित किया जाता है ना, जो सीमित किया जाता है, सीमित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास में है। संसद चाहे तो इस प्रकार को सीमित कर सकती है अनुच्छेद 33 के माध्यम से। सब अनुच्छेद 34 क्या कहता है? क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का तो 30 तक है, 14 से लेकर 30 तक है। फिर ये सेना के संबंधित आ गई, फिर अब 34 हमारे संबंधित थोड़ा बताता है। 34 में क्या है? 34 के अंदर बात ये बोली गई है कि जो आप मतलब कि मान लीजिए कर्फ्यू है ना, कर्फ्यू संबंधित है कि भाई जितने भी जो मूल अधिकार वगैरह होते हैं उनको यदि आवश्यकता पड़ने पर उनको सीमित किया जा सकता है संसद द्वारा। यानी जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो संसद द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उसको सीमित किया जा सकता है, यानी उसको अंदर कब लगाया जा सकता है? कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कर्फ्यू क्या लगाया जा सकता है? कर्फ्यू लगाया जाता है। अब कोरोना के अंदर कर्फ्यू लगा था, वो अनुच्छेद किसके माध्यम से लगा था? अनुच्छेद 34 के माध्यम से कर्फ्यू लगा था। आई बात समझ में? सरकार ने अनुच्छेद 34 का उपयोग करते हुए कर्फ्यू लगा दिया, जिसके अंदर हमारे मूल अधिकार। उस टाइम आप बोल देते हैं है ना, अनुच्छेद 34 लगा था, उस टाइम आप जाकर बोल देते हैं कि नहीं मेरा तो अधिकार है, मैं तो कहीं भी आवाज़ से घूम सकता हूँ। पुलिस वाले तो कूटते कितने ज़बरदस्ती कूटे थे, आपको पता होगा है ना, एक एक को पता है पुलिस वाले कितने ज़बरदस्ती मारे थे। फिर उस टाइम आपने बोला था नहीं मेरा मूल अधिकार, मैं कहीं पर घूम सकता है, किसी मंदिर में चढ़ सकता हूँ, मैं रैली निकाल सकता, निकालने में किसी में हिम्मत हो तो। उस समय अनुच्छेद हमारा 34 ये काम कर रहा था, इसलिए हमारे कुछ अधिकार थे वो सीमित हो गए थे, सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 35 क्या कहते हैं? जितने भी ये अधिकार हैं, यदि इस अधिकार में किसी ने उसका देखा उल्लंघन किया है तो उनको सजा किस प्रकार मिलेगी, ये अनुच्छेद 35 तय करेगा। संसद है ना, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है उसके माध्यम से वो सजा ये तय करेगा इसको किस प्रकार सजा दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 35 ये बात तय करता है। ठीक है। अब इसके अंदर एक जो विशेष बात की गई है वो ये है कि अनुच्छेद 14, 19, 21 है ना, 14, 19, 21 जो 3 अधिकार हैं, इन 3 अधिकार को स्वर्णीय त्रिभुज का अधिकार कहा गया है। क्या अधिकार का है? स्वर्णिम त्रिभुज है ना, स्वर्णिम त्रिभुज का अधिकार कहा गया है। किसको? इन अधिकारों को। कि जो हमारे भी ये अधिकार है 14, 19, 21 अधिकार है, इनको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है इन अधिकारों को। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। आगे यहाँ तक समझ में हो गया लगता है आपको? विशेष रूप से प्रक्रिया इसके बारे में जानकारी मिली है, मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकार कैसे कहते किसे हैं, क्या इसका अर्थ क्या है, इसके किस पर हमने जानकारी दे गई थी ना, सारी के बारे में डिटेल से जानकारी हो गई है। अब आगे बात करेंगे मूल अधिकार के विशेष बारे में, मतलब आंतरिक में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, मूल अधिकार कहाँ सीमित है। अब आपको आज जो क्लास के अंदर बताएं मूल अधिकार, आपको अंदर अधिकार क्या क्या दिए थे वो बताएं, लेकिन इस पर अंदर प्रतिबंध किस प्रकार, इसका हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप क्लास देखी और आज से आप घूमने के लिए चले जाइए, आप इन अधिकार का उपयोग करते हुए है ना सर के ऊपर हड़कम मचा देगा हमने क्लास के अंदर सर ने बोला था, ऐसा नहीं करना है। अब इसके अंदर प्रतिबंध लगे वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और अपने जीवन के अंदर अंदाज़ा जो मज़ा आता है वो लेते रहिए, यानी कि ज़िंदगी के अंदर लाइफ होती है ना वो इसके अंदर एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए साथ में, क्योंकि पढ़ने से हमें जीवन में कुछ ना कुछ हासिल होगा, बिना बेकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। हम जो भी पढ़ाते हैं वो अपने जीवन के जो विकास के लिए बात करते हैं, भविष्य का निर्माण के लिए बात करते हैं। आप चाहे सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन मालिक बनने के लिए तो आपको पढ़ाई करना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एक बात सोचिए, जो सरकारी नौकरी है तो वो किसके, सरकारी नौकर वो किसके अधीन में रहते हैं? किसान वो में रहते हैं जो सरकार के अधीन रहते हैं। सरकार किस में अधीन में रहती है? जनता ना उद्योगपति का अधिकार रहती हैं। आप बन सकते हैं उद्योग मंत्री बनिए जाइए, जो मतलब सॉरी उद्योगपति वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन बनिए जो आपके अंदर हर कोई काम अधिकार में होगा। अरे जो सच्ची बात होती है वही बताते हैं, जो झूठी चीज़ें हमें नहीं बताते आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।